नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी जोन में। दोस्तों आज के हम प्रैक्टिस सेट में आज करने वाले हैं एसएसटी का, ठीक है, पेपर जो कि सेकंड पेपर होगा दोस्तों, ठीक है, जो 6 to 8 के लिए दोस्तों पेपर 2 का जो है कि एसएसटी का पेपर करने वाले हैं। क्योंकि इसकी जो दोस्तों वीडियोस है बहुत कम लोगों ने बनाई है, ठीक है, और वो भी बिल्कुल नहीं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो बिल्कुल ही नहीं इसका मिल रहा है, ठीक है। तो आज हम ये जो है आपके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेके आए हैं दोस्तों, पेपर 2 का, ठीक है, यानी कि एसएसटी का पेपर 2 का है, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। क्योंकि इसमें 60 नंबर का जो आपका आता है वो आपका एसएसटी आ जाता है, ठीक है, पेडागोजी को लेकर के इसमें। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लिया जाता है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, 10 जनवरी 2022 का ये पेपर है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो जो लोग भी नए हैं दोस्तों इस चैनल पे, उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस डेली के जो है कि एसएसटी के कम से कम 10 पेपर प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर मैं कराऊंगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आपके सामने रहा ये पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। क्या बोल रहा है दोस्तों कि विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। शीर्षगामी समीप दूराभिमुखी सिद्धांत, पदानुक्रमित एकीकरण का सिद्धांत, प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि आपका राइट आंसर क्या है, ठीक है। आप लोग इसमें आंसर जो है कि लगाते चलिए और चेक करते चलिए कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी हुई है और कितनी अभी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों, सामाजिक यानी कि एसएसटी में पेपर 2 के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और दोस्तों आप लोगों को अगर सेशन पसंद आता है तो आप लोग निश्चित रूप से इस चीज़ को बताएं, ठीक है, और जो भी अगर आपकी डिमांड है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको भी बताएं, ताकि उसके लिए जिसमें हम अलग से आपके लिए वीडियोज़ बना सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, बच्चों के शारीरिक विकास में केवल मात्रात्मक गुण परिवर्तन होते हैं, केवल गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, या फिर की सटीकता से विकासात्मक प्रतिमानों से तुलना करके भविष्यवाणी की जा सकती है। एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए इसमें ये देखिए सभी जो हैं कि पेडागोजी के क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए ये तो सीडीपी का क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें। और जैसे कि इस तरीके से उसमें ये पेडागोजी का जो है कि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और देखिए दोस्तों कि इसमें क्या है कि क्या लेवल है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है इसमें पेडागोजी का, ठीक है। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से करना है, ठीक है, और बहुत अच्छे से देख लेना है। और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो एसएसटी के पेपर सेकंड में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके के आते हैं और उसमें पेडागोजी किस तरीके से पूछी जाती है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बेनिफिट मिल सके दोस्तों, ठीक है। और ये जो है दोस्तों कोई फेक नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल है आपका 10 जनवरी 2022 का पेपर है। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए और इस चीज़ को करके आप लोग इस पेपर को सॉल्व करिए और आप चेक कर लीजिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है और आपको अभी और कितना मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपको डेली मिलने वाली हैं, ठीक है। और आप लोगों के पास समय भी बहुत कम है, लगभग 1 हफ्ते का समय है। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम किस दिन पड़ता है दोस्तों, कितनी टाइम आपको मिल पाती है। अगर आपका पहले हो जाएगा एग्ज़ाम तो आपके पास टाइम नहीं मिलेगी। अगर आपका लास्ट में होता है एग्ज़ाम तो आपके लिए थोड़ा और 20 या 25 दिन का टाइम मिल सकता है, या फिर 10-15 दिन, जो भी जिसका मिल जाए उसके लिए उतना ही प्लस पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। तो उससे पहले हमको डेडलाइन होने तक अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। जो आपके लिए अगर एक्स्ट्रा जो है कि टाइम मिल जा रहा है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है दोस्तों, अन्यथा आपको क्या करना है, अपना तैयारी कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है आपके लिए, विकासात्मक परिवर्तन अत्यधिक अप्रत्याशित है, मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेजी से होते हैं, फिर एक पठार पर पहुंचकर रुक जाते हैं, व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है, या सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्रता है। तो इसमें क्या है दोस्तों आपका राइट आंसर देखिए। तो ये क्या है दोस्तों, व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है। सबका विकासात्मक परिवर्तन एक जैसा नहीं होता है दोस्तों, सभी व्यक्तियों का अलग अलग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों,
अब देखिए अभिकथन वाले क्वेश्चन जो है इस समय में अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। पिछले 1-2 सालों में देखा गया है कि अभिकथन के क्वेश्चन जो है कि अधिक पूछे जा रहे हैं, ठीक है, पहले की अपेक्षा। और इसमें जो है कि आप लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप निश्चित रूप से बहुत ही ध्यान से करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अभिकथन क्या कह रहा है दोस्तों कि बच्चे स्कूलों में अकादमिक संप्रतियों के अलावा मूल्य व धारणाएं भी सीखते हैं। कारण बता रहा है दोस्तों, स्कूल जो है समाजीकरण की एक द्वितीयक परंतु महत्वपूर्ण संस्था है। सही विकल्प चुने दोस्तों। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, या फिर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की, या ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर ए और आर दोनों गलत है दोस्तों। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है दोस्तों। और आर जो है सही व्याख्या करता है, क्योंकि पहले ही बोल दिया था दोस्तों कि बच्चे जो है स्कूलों में अकादमिक संप्रतियों के अलावा भी बोल दिया है दोस्तों। अगर यही सिर्फ अकादमिक संप्रतियों के बारे में पूछ देता तो ये गलत हो जाता, पर बोल दिया है अलावा मूल्य व धारणाएं भी सीखते हैं। इसमें इस प्लस पॉइंट को ऐड करने के लिए ऐड करके इसने पॉजिटिव बना दिया है। और जो सेकंड कारण बता रहा है दोस्तों कि स्कूल जो है समाजीकरण की एक द्वितीयक परंतु महत्वपूर्ण संस्था है। द्वितीय तो है दोस्तों, क्योंकि परिवार जो है आपका प्रथम होता है, ठीक है, प्राथमिक होता है, और जो स्कूल और समाजीकरण होता है दोस्तों ये द्वितीयक होता है। परंतु क्या है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक है, विकास के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, और दोस्तों आपको बता दें यदि आप और भी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, जिस पीछे हमने 12 प्रैक्टिस सेट करा दिया है, ठीक है, अगर आप उसको नहीं देखें हैं तो जाके प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 2000 सीटेड प्रैक्टिस सेट 2022-20, ठीक है, 22 जो है कि उस प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। उसमें भी जो भी प्रैक्टिस सेट कराए गए दोस्तों वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही कराए गए हैं, जो अदर सब्जेक्ट के हैं, सीडीपी है, हिंदी है, ईवीएस है, और उसमें जो है कि आपका मैथ भी 1 या 2 प्रैक्टिस सेट है, तो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। और बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स के भी वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के रूप में, जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि जब कोई छोटी बच्ची ऊँट को पहली बार देखती है तो वह उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। पियाजे के सिद्धांत में यह किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है दोस्तों? संरक्षण, केंद्रीकरण, जीववाद या समावेशन? तो ये क्या है दोस्तों? तो यह क्या है? समावेशन है, यानी कि पहले से वो उसने क्या किया है, पहले से वो घोड़ा देख चुकी है, ठीक है, और वो घोड़े जैसा दिखता है, पर इसमें क्या है, जो उसका ऊँट का कुबड़ होता है दोस्तों वो उभरा हुआ होता है, तो उस तरीके से उसको देख के वो क्या कर रही है, उसको अपने उसमें जोड़ रही है, पुराने ज्ञान में यही नए ज्ञान को क्या कर रही है उसमें, या उसमें जोड़ रही है दोस्तों, समावेश कर रही है, यानी कि क्या कर रही है, ये ऊंची पीठ वाला घोड़ा उसको कहती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, समावेशन हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा दिया गया चरण और विशेषता का सही युग्म है? कौन सा युग्म सही है दोस्तों, पूछ रहा है। चरण क्या बोल रहा है दोस्तों कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और विशेषता क्या है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच, ठीक है। चरण क्या है दोस्तों, संवेदी चालक अवस्था, विशेषता इसकी क्या है दोस्तों, प्रतीकात्मक सोच। चरण क्या है दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और विशेषता क्या है, संरक्षण। चरण क्या है दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक, विशेषता क्या है, अमूर्त तर्क। तो इसमें कौन सा युग्म सही है ये बताना है दोस्तों। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, क्योंकि इसमें बोला है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक में क्या करता है बच्चा, वो परिकल्पना करता है, क्या करता है, सोचता है, ठीक है, उसके दिमाग में क्या होता है, वो परिकल्पना करता है, सोचता है, अमूर्त चीज़ों के बारे में परिकल्पना करता है कि ऐसा होगा, ठीक, ऐसा है, इस तरीके से उसके दिमाग में क्या है, ठीक है, वो कल्पना कर लेता है, उसको मूर्त की कोई ज़रूरत नहीं होती है उस समय। वो मतलब अधिकतर किन चीज़ों पर फोकस करता है, जो अमूर्त होती है, यानी कि जिसको वो सोच सकता है अपने माइंड में, ठीक है, उस तरीके की चीज़ों को ज़्यादातर करता है। इस पर फोकस किया है किसने, जीन पियाजे ने, ठीक है। अब देखिए लेवा-गत्स्की के सिद्धांत से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता है, निश्चित रूप से 100% क्वेश्चन आता है, 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। लेवा-गत्स्की के सिद्धांत में भौतिक वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे जैसे भाषा क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं दोस्तों? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाए अलंकारिक सामग्री, सांस्कृतिक उपकरण,
अवधारणा मानचित्र स्मृति सहायक। किसके बारे में बोला है दोस्तों? भौतिक वस्तुएं। तो ये सब क्या है दोस्तों? सांस्कृतिक उपकरण है। ये क्या है? सांस्कृतिक उपकरण है। और लेव वाइगत्स्की ने किस पे फोकस किया दोस्तों? SCL, या आप लोग याद रखेंगे, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज पे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखते हैं अगर, तो आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में एक शिक्षिका की क्या विशेषताएं होंगी? पियाजे के सिद्धांतों पर पूछ रहा है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा? एक शिक्षिका की क्या विशेषताएं होंगी? गतिशीलता, लचीलापन, उपदेशक या ज्ञान का संवाहक। इसमें आपको कौन सा आंसर सही है दोस्तों? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी गतिशीलता और लचीलापन, यानी कि उपदेशक नहीं होगा ना, ज्ञान का संवाहक होगा। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, गतिशीलता और लचीलापन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? कौन सी विशेषता है दोस्तों? सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए है, बैठने की व्यवस्था तय है, औपचारिक परीक्षा के माध्यम से वर्ष के अंत में बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, या शिक्षिका बच्चों को अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए सीखने के अवसर प्रदान करती है। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? सीखने के अवसर, क्योंकि हर जगह पे अगर कहीं पर भी सीखने के लिए अवसर प्रदान किया गया है दोस्तों बच्चों को, ठीक है, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ पर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए अवसर दिया जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछता है तो बिना आँख बंद करके भी आप उसको ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है दोस्तों? कि नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है, स्वर्णिम नियम जिसमें व्यक्ति को हलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस स्तर पर दूसरों की स्वीकृति बनाए रखना चाहते हैं। तो ये आप लोग जानते हैं दोस्तों, दूसरी की स्वीकृति कब होता है? ये गुड बॉय और गुड गर्ल वाली स्टेज होती है दोस्तों, यानी कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास पे आधारित, यानी दूसरों को स्वीकृति के लिए, दूसरे के लिए क्या बनते हैं हम लोग? अच्छा बनते हैं या फिर बुरा बनते हैं। तो अच्छा लड़की, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर किया दोस्तों तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको थोड़ा सा सस्पेंस होगा, पर उसको भी यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया जाएगा। हावर्ड गार्डनर ने किसका सिद्धांत दिया है दोस्तों? आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इन्होंने आठ बुद्धि बहुआयामी के बारे में बताया था। तो चलिए क्वेश्चन को, ऑप्शन को पढ़ते हैं। बहुमतता को इकाई गुण के रूप में प्रस्तावित किया, बुद्धि को दो कारकों में विभाजित किया, सामान्य व विशिष्ट, बौद्धिक गुणों को तीन आयामों संक्रियाएं, सामग्री व उत्पाद के आधार पर वर्गीकृत किया, या तर्क दिया कि बुद्धि कई अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो हावर्ड गार्डनर ने क्या दिया था दोस्तों? कि तर्क दिया ये था कि बुद्धि जो है अलग अलग प्रकार की होती है। तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों? लड़कियां भाषा में अच्छा प्रदर्शन करेंगी परंतु गणित व विज्ञान में खराब, वह अवधारणा क्या दर्शाती है? ऐसे क्वेश्चन में तो दोस्तों आपको ऑप्शन भी नहीं पढ़ना होगा, इसमें आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। और इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। इस तरीके से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए थोड़ा फास्ट इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? विविध भाषा व जाति से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में क्या महत्वपूर्ण है? यह समझना कि भिन्नताएं बच्चों में कमियां हैं या उन्हें तुरंत संशोधित करना चाहिए, यह समझना कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है तथा ऐसी गतिविधियों की योजना बनाना जो उन्हें अपने गति से प्रगति करने में मदद कर सके, या फिर सभी बच्चों को समान सीखने की शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि सभी एक ही गति से चलें। अर्थपूर्ण सीखने को सुसंधित करने के लिए बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए दोस्तों। तो पहले में दिया है कि कमियां हैं तो गलत हो गया, और चौथे में दिया है दोस्तों प्रतिस्पर्धा, तो ये दोनों तो पहले ही कट गए दोस्तों। अब दिया है कि यह समझना कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है, ऐसी गतिविधियों की योजना बनाना जो उन्हें अपनी गति से प्रगति करने में मदद कर सके, या सभी बच्चों को समान सीखने की शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि सभी एक ही गति से चले। तो कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। तो इसमें इस तरीके से आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि एक ही गति से वो नहीं चल सकते हैं, क्योंकि सबकी क्षमता अलग अलग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है दोस्तों? बच्चों के मूल्यांकन
केवल व्यक्तिगत विद्यार्थियों के मूल्यांकन के सबूत प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल सही नहीं है। का उद्देश्य बच्चों की तुलना करने की बात कर दी गई है दोस्तों, ये भी आपका निगेटिव पॉइंट, यानी कि ये भी ऑप्शन आपका राइट नहीं होगा। निष्पक्ष पेपर पेंसिल जो आपका परीक्षा होता है दोस्तों, ये भी एक निगेटिव है ये, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गतिक होना उन कौशलों की पहचान करने के लिए जो बच्चे में मौजूद है और सीखने के वह कौशल जिनकी उसमें क्षमता है दोस्तों। तो इस तरीके से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, सवाल पूछने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कक्षा में प्रश्न पूछने का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को जांचना है। कक्षा में केवल शिक्षक ही प्रश्न पूछ सकते हैं। जानकारी व समझ पर आधारित प्रश्नों को प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय अनुप्रयोग व विश्लेषण पर। या शिक्षकों को कक्ष में प्रश्न पूछकर संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना चाहिए जिससे सीखने को सुसाधित किया जा सके। तो इसमें जो आपका क्या है दोस्तों, ठीक है, देखिए तो इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, जानकारी व समझ पर आधारित प्रश्नों को प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय अनुप्रयोग व विश्लेषण पर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शिक्षकों को कक्ष में प्रश्न पूछकर संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना चाहिए जिससे सीखने को सुसाधित किया जाए। सीखने की बात कर दी गई है दोस्तों। इसमें जो आपका राइट आंसर हो सकता था, अगर यहाँ पे न कह के ये बोलता कि करना चाहिए किसके लिए, अनुप्रयोग और विश्लेषण के लिए, पर यहाँ पे बोल दिया दोस्तों करना चाहिए बजाय बोल के वो उसको निगेटिव बना दिया है दोस्तों। इस तरीके से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर सीखने के लिए, सुसाधित करने के लिए बोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा के दर्शन का आधार है दोस्तों। देखिए बोल रहा है कि समावेशी शिक्षा के दर्शन का आधार है, तो भेदभाव, समता, नामीकरण, रूढ़िवादिता, इसमें क्या होगा जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, समता जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भेदभाव नहीं करना है, नामकरण नहीं करना है, रूढ़िवादिता तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपका समता जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के चलने फिरने और संतुलन और मुद्रा बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करती है। कौन प्रभावित करती है दोस्तों, स्वलीनता, मस्तिष्क पक्षाघात, पठन वैकल्य या वाक बाधिता। इसमें आपका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मस्तिष्क पक्षाघात जो है कि आपका इस चलने फिरने और संतुलन और मुद्रा बनाए की क्षमता को प्रभावित करती है, अगर आपको मस्तिष्क पक्षाघात की मतलब दिक्कत है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए। लंबे कार्यों को यथोचित छोटे खंडों में बांटना, उपयोग में आने वाली रणनीतियों के संकेत प्रदान करना, नियमित गुणवत्तापूर्ण प्रतिपुष्टि प्रदान करना या कार्य पूरा करने की कठोर समय निर्धारित करना। देखिए दोस्तों बोल रहा है लंबे कार्यों को यथोचित छोटे खंडों में बांटना, उपयोग करने वाली रणनीतियों के संकेत प्रदान और कार्य पूरा करने की कठोर समय। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि कार्य पूरा करने की। इसमें बोल रहा है दोस्तों कि किससे बचना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, निगेटिव क्वेश्चन पूछा है इस वजह से ये जो है गलत हो जा रहा है दोस्तों। अन्यथा जो तीनों जो ऊपर के जो क्वेश्चन है, अगर यदि आपका कठिन क्वेश्चन है उसको अगर लंबा कार्य है तो उसको छोटे छोटे करके हम अगर बताते हैं वो भी सही है। उपयोग कर संकेत प्रदान करते हैं, ठीक है, उपयोग में आने वाली रणनीतियों का वो भी आपका पॉजिटिव है, और नियमित गुणवत्तापूर्ण प्रतिपुष्टि भी प्रदान करना क्या है आपका पॉजिटिव है। सॉरी दोस्तों, पर आपका कठोर समय सीमा जो है निर्धारित करना दोस्तों आपके लिए निगेटिव है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन ही निगेटिव पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या है दोस्तों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों पर अतिरिक्त कम का बोझ डालना, शिक्षा में असमानता को कायम रखना, सामाजिक स्तरीकरण को कम करना या सामाजिक आर्थिक वर्गों से संबंधित रूढ़ियों को मजबूत करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण को कम करने के लिए ऐसा उसका उद्देश्य है दोस्तों, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, जो निजी स्कूलों के बारे में बताया गया दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई निर्दिष्ट विशेषताओं वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है।
प्रतिभाशाली स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए जगह दें, आत्मकेंद्रित संवेदी अधिभार बढ़ाएं, पठन वैकल्य, लंबे निबंध लेखन पर आधारित आकलन और श्रवणबाधिता उपशीर्षक के बिना चलचित्र दिखाएं। इसमें जो आपका सही युग्म हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रतिभाशाली जो होते हैं छात्र वो क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए जगह उनको चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सही युग्म है दोस्तों और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है दोस्तों, एक शिक्षिका अपनी छठी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ सार्थक कक्षा चर्चा करने के लिए मानदंडों और नियमों पर चर्चा करती है। ठीक है, और कारण क्या है दोस्तों, शिक्षकों को हमेशा कक्षा में नियंत्रण रखना चाहिए और विद्यार्थियों से परामर्श किए बिना कक्षा के नियमों को निर्देशित करना चाहिए के लिए सही विकल्प जो है कि चुनना है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है, या ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और दोनों गलत है दोस्तों। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर जो है उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। उसमें बोला है जो शिक्षकों को हमेशा कक्षा में नियंत्रण रखना चाहिए नहीं, और विद्यार्थियों से परामर्श किए बिना नहीं दोस्तों, ऐसा नियम बिल्कुल नहीं बनाना है। ठीक है, उनसे सलाह लेकर क्या करना है, उनको भी उसमें शामिल करके तभी आपको कोई भी निर्णय लेना है। ठीक है, कोई भी नियम बनाना है। ठीक है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में क्या होगा दोस्तों, सीखना गैर प्रासंगिक है, शिक्षक कक्षा और विद्यार्थी के सीखने पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, विद्यार्थी एक दूसरों और शिक्षकों से साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण करते हैं, आकलन योगात्मक और मानकीकृत है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, और क्योंकि विद्यार्थी और शिक्षक एक दूसरे से बातचीत करके क्या करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सभी स्तर पर एक भाषावाद का अभ्यास किया जाना चाहिए, नहीं दोस्तों, रटकर सीखने और परीक्षा लेने, नहीं दोस्तों, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी प्रयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, इसमें हतोत्साहित की बात कर दी गई है दोस्तों, ये भी आपका निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन, हाँ देखिए लचीलापन यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 इस सेशन में बता दें दोस्तों, पेपर 2 का जो है कि पेडागोजी का सेशन चल रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियोस में आपको दोस्तों इसी के पेपर 2 के आपका एसएसटी का जो है कि पेपर जो है प्रीवियस ईयर पेपर 10 जनवरी का ही पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमसे जुड़े रहें और एसएसटी के जितने भी आने वाले प्रैक्टिस सेट है दोस्तों आप उसको कर पाएँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और चैनल को आप लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को नहीं प्रेस करते तो दोस्तों आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। जैसे ही वीडियोस अगर हम अपलोड भी करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पे निश्चित रूप से प्रेस करना है और ऑल पे करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, क्या बोल रहा है, अभिकथन वाले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना जो है कि 4-5 क्वेश्चन पूछ दिया गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसी में ज़्यादातर गलतियाँ होती हैं। ठीक है, अभिकथन क्या कह रहा है दोस्तों, नया अधिगम पूर्ववर्ती तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होना चाहिए और जो बच्चे पहले से जानते हैं उससे संबंधित होना चाहिए। ठीक है, ये तो बात सही है दोस्तों, बच्चे एक रेखीय तरीके से नहीं बल्कि चक्रीय ढंग से सीखते हैं, ये क्या आपका सही है कारण। चलिए आंसर देख लेते हैं दोस्तों, आंसर आपका क्या होगा, ए और आर दोनों सही है, वही ऑप्शन बार बार मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों ए और आर दोनों बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि पहला तो सही हो गया कि उनका जो है कि ज्ञान जो है जो हम बताने जा रहे हैं वो उस पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, और बच्चे जो है एक रेखा में नहीं सीखते हैं दोस्तों, वो चक्रीय ढंग से सीखते हैं। ठीक है, उनका जो सीखने का काम होता है दोस्तों वर्तुलाकार होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इस तरीके से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा चर्चा और अन्य गतिविधियों में भाग लेने से करना चाहिए, क्या करना चाहिए दोस्तों, रचनात्मक हतोत्साहित, अर्थपूर्ण हतोत्साहित, सहयोगात्मक और प्रोत्साहित और अर्थहीन प्रोत्साहित। सुसाध्य करने के लिए बोल रहा है दोस्तों, सिंपल सी बात है, सहयोगात्मक और प्रोत्साहित करेगी। ठीक है, न कि हतोत्साहित करेगी। ठीक है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमेशा दोस्तों किसको
हमको क्या करना है, सहयोगात्मक और रचनात्मक पे ध्यान देना है और प्रोत्साहित को ध्यान देना है। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, बच्चे प्रमुखतः कैसे सोचते व सीखते हैं। कैसे सोचते सीखते हैं दोस्तों, सूचना के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, सजा के डर के कारण, या संसार में स्वयं क्रियाएं करके जिसमें सामाजिक अंतःक्रियाएं शामिल है, या उत्तेजना प्रतिक्रिया संघों का गठन करके। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वो संसार में स्वयं क्रियाएं करके और जिसमें सामाजिक अंतःक्रियाएं भी शामिल होती हैं दोस्तों, वहाँ पे वो क्या करते हैं कि सीखते हैं और सोचते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, बच्चों में वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए दोस्तों नेगेटिव क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। लिया है कि बच्चों की अवधारणाएं उनके सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। बच्चों में दुनिया की समझ बनाने की क्षमता जन्मजात होती है और वे अपने आसपास की घटनाओं के कारण बनाने की कोशिश करते हैं। ये भी सही है। बच्चे तार्किक व बुद्धिमान नहीं होते हैं और उनमें अर्थ बनाने की क्षमता नहीं होती दोस्तों। ये निगेटिव पॉइंट है। और अगला देख लीजिए ऑप्शन, बच्चों की अवधारणाओं को समझकर उन पर निर्माण करना महत्वपूर्ण है। ये भी आपका पॉजिटिव है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही गलत है और गलत ही पूछा है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कर रहा है, वह ज्ञान जो व्यक्ति की अपनी सोच के बारे में और खुद के सीखने के बारे में होता है क्या कहलाता है। वह ज्ञान जो व्यक्ति की अपनी सोच के बारे में अपने खुद के सीखने के बारे में होता है क्या कहलाता है दोस्तों, संज्ञान, अधिसंज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान या प्रक्रियात्मक ज्ञान दोस्तों। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अधिसंज्ञान बोलते हैं यदि वह अपने इस सोच के बारे में अपने खुद के सीखने के बारे में होता है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अधिसंज्ञान। इस चीज़ को आप लोग निश्चित रूप से याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, विद्यार्थियों को लक्ष्य तय करने के लिए क्षमता को किस रूप में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए दोस्तों, महारत उन्मुख अस्थाई, महारत उन्मुख वार्षिक, अहम संबंधित अस्थाई, अहम संबंधित वार्षिक। तो कौन सा होगा दोस्तों, विद्यार्थियों को महारत उन्मुख लक्ष्य हासिल करने के लिए क्षमता को कैसे करना चाहिए, अस्थाई कर देना चाहिए, वार्षिक करना चाहिए, या क्या करना चाहिए दोस्तों। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महारत उन्मुख तो लक्ष्य हासिल करना ही है दोस्तों, उसके बाद क्षमता को क्या करना चाहिए, वार्षिक। अस्थाई कर देंगे दोस्तों तो बच्चा आगे कैसे सीखेगा, वो रुक जाएगा कहीं ना कहीं जाके, अस्थाई हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे उसको, वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, पेडागोजी का पेपर नंबर 2 का। और दोस्तों बता दें आने वाली वीडियोस में हम एसएसटी पेपर 2 के जो एक क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। एसएसटी के 60 क्वेश्चन आने वाली वीडियोस में आपको मिलेंगे, तो निश्चित रूप से वो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर से कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से पहुँचे, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, स्कूलों में बच्चों की असफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं, भय और उत्कंठा, ऊब और उलझन, अप्रासंगिक पाठ्यचर्या या असंदर्भित शिक्षा शास्त्र। तो कौन सी जिम्मेदार है दोस्तों, असफलता की बात की गई है, भय और उत्कंठा, ऊब और उलझन, अप्रासंगिक पाठ्यचर्या, असंदर्भित शिक्षा शास्त्र। इसमें तो आपको सब लग रहा है दोस्तों, तो क्या होना चाहिए आंसर, तो इसमें आपका सभी आंसर सही है, यानी कि सभी जो है कि जिम्मेदार हैं, भय, उत्कंठा, ऊब और उलझन, अप्रासंगिक पाठ्यचर्या, असंदर्भित शिक्षा, सब जो है निगेटिव पॉइंट है दोस्तों। इसी वजह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सभी को उसमें दिया गया है। और इस तरीके से आज का ये हमारा सेशन यहीं पे रोकते हैं दोस्तों। अब हम मिलेंगे अगले वीडियोज़ में, ठीक है। तो जो लोग भी चैनल पे नए थे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको एक बार फिर से कर दे रहे हैं दोस्तों, आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको चैनल कर सब्सक्राइब करना जरूरी है दोस्तों। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, जिससे आप जो है कि आने वाले इस प्रैक्टिस सेट के लाभ को नहीं ले सकते हैं, जिससे आपका एग्ज़ाम में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एसएसटी पेपर 2 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।